मैंने बहुत मुश्किल से उन सबको समझाया कि फेंग यूयू मेरी चचेरी बहन है और अभी जियांग चैंग हाई स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर सब समझ गए। वो टेंस माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया। बाई टियान और बाकियों ने चैन की सांस ली। शू जिंग जिंग ने भी ऑकवर्ड होकर अपने हाथ का हैंगर नीचे रख दिया। फेंग यूयू असल में मेरे दूसरे चाचा जियांग गाओशू की बेटी है। जियांग गाओशू का कोई बेटा नहीं है, बस फेंग यूयू ही उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी जियांग गाओशू वाला शातिर दिमाग आ गया है। मुझे उन लड़कियों के सामने अपने और फेंग यूयू के रिश्ते को इतनी सफाई से एक्सप्लेन करते देख वो अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। मेरे सारे सीक्रेट्स तो तुमने खोल दिए मेरे लूजर भाई। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम क्रॉस ड्रेसर क्यों बने घूम रहे हो। कौन कौन लड़की बन रहा है? मैं तो मजबूरी में ये सब कर रहा था। मैंने एक टिश्यू पेपर उठाया और अपने होठों से लिपस्टिक जोर जोर से पोंछने लगा। क्या बात कर रहे हो? हमने तो बस तुम्हें वेलकम पार्टी की ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा था। ही लिंगलिंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ मेरे कंधे पर धक्का मारा। मजबूरी? मुझे तो लग रहा था कि तुम इसे काफी एंजॉय कर रहे हो। फेंग यूयू ने मुंह बनाया। अगर ऐसा है तो फेंग में लड़की बनने का तगड़ा टैलेंट है। सू याओ याओ ने अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए कहा। शू जिंगजिंग भी जोर जोर से सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाने लगी। सच कहूं तो ये लुक मुझ पर काफी जच रहा था। पता नहीं यंग मास्टर को ये पसंद आएगा या नहीं। शू जिंगजिंग ने चुपके से मेरी 2 फोटोज खींच ली और लॉन्ग आउथिया को भेज दी। लॉन्ग आउथिया अभी हॉस्पिटल के बेड पर कमजोरी से होश में आया ही था। शेन चिंगचू उसके पास ही बैठी झपकी ले रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही जू जिंगजिंग की भेजी हुई फोटोज देखी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो दोबारा बेहोश हो गया। वॉशरूम में मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे का मेकअप साफ किया, विग उतारी और बगल में ड्रेस पकड़े खड़ी फेंग यूयू को चढ़ाते हुए बोला, आगे से बाहर ऐसे फालतू की बातें मत किया कर, खास तौर पर ये कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर किसी ने फिर से गलत समझ लिया तो फालतू का पंगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, पहले तो तुम ही मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आए। असल में तुम दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हो और उनके साथ रह रहे हो। क्या तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए काफी नहीं रही? फेंग यूयू ने अपनी आंखों से नकली आंसू पोंछने का नाटक किया। ये क्या बकवास है? मैंने कहा ना हम बस साथ रहते हैं। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया। और क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि हम उस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे? भाई तुम तो शर्मा गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतने बड़े फिगर वाली लड़कियों के साथ रहकर अपनी इस गर्लफ्रेंड को भूल जाना नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अपने सामने खड़ी इस ओवर एक्टिंग की दुकान अपनी बहन को देकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस लड़की पर गुस्सा कर ही नहीं सकता था जिसके साथ मैं बचपन से खेला कूदा हूं। फेंग यूयू भी जानती थी कि मैं बस बाहर से सख्त दिखने का नाटक करता हूं। मुझे कंट्रोल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। भाई जब भी फेंग यूयू की ये मीठी मीठी आवाज आती है मुझे पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पक्का इसके दिमाग में कोई नई खुराफात चल रही है। फेंग यूयू की आवाज में एक उम्मीद सी थी। अभी तुम लोग जिस वेलकम पार्टी की बात कर रहे थे, क्या मुझे भी वहां ले चलोगे? जियांग चैन यूनिवर्सिटी की इस वेलकम पार्टी के बारे में फेंग यूयू को सब पता था। ऐसे बड़े लोगों और वीआईपी से मिलने का चांस वो कैसे छोड़ सकती थी? और सबसे बड़ी बात, उसे तो बस मजे करने थे। बिल्कुल नहीं, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे साफ मना कर दिया। क्या मजाक चल रहा है? तुझे ले जाऊं? कोई और होता तो मैं सोच भी लेता, पर यह डिमांड फेंग यूयू कर रही है। अभी अभी तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। अगर मैं इसे पार्टी में ले गया तो वहां पक्का कोई बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। प्लीज मुझे भी ले चलो ना भैया, प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एकदम शरीफ बनकर रहूंगी, तुम्हारी नाक बिल्कुल नहीं कटाऊंगी। फांग यूयू ने मेरी कमर पकड़ ली और एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर ऊपर देखने लगी। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। फेंग यूयू को पहले से पता था कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। उसने तुरंत अपना पैंतरा बदल लिया। भाई क्या तुम उन दीदियों से डरते हो? मैं क्यों डरूंगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। मेरी ये हालत देखकर फांग यूयू चुपके से मुस्कुराई। वो अपने इस नल्ले भाई फेंग युआन की रग रग से वाकिफ थी। उसे लगभग सब समझ आ गया था। तो ठीक है, मैं दीदियों को बता दूंगी कि बचपन में तुमने मुझे कोने में फंसाकर मेरे कपड़े उतारकर मेरा बॉडी चेकअप करने की कोशिश की थी। ये क्या बकवास कर रही है? तुझे लगता है कोई इस बात पर यकीन करेगा? बाकी दुनिया यकीन करे या ना करे, दीदियों को यकीन होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे इस क्रॉस ड्रेसिंग वाले लुक की फोटोज भी हैं। पता नहीं बड़े पापा इन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सोचना भी मुश्किल है। फेंग यूयू ने एक कमीनी सी स्माइल दी और अपना मोबाइल हिलाते हुए दरवाजे की तरफ उछलते कूदते जाने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने झट से उसे पकड़ लिया। ठीक है बाबा, मैं तुझे ले चलूंगा। खुश? अगर मेरी वो लड़कियों वाली फोटोज लीक हो गईं तो मुझे ये दुनिया छोड़कर किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हुई ना बात? फेंग यूयू ने हंसते हुए फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी तो तुम्हारे ही भले के लिए बोल रही थी भाई। सोचो, अगर वहां किसी लड़की ने तुम्हारे साथ डांस करने से मना कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। अपनी इस बहन को साथ ले जाओगे तो तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। वैसे भी मुझे तो बस वहां का माहौल देखना है। मैं वहां जी बॉक्सियाओ के साथ रह लूंगी। भाई तुम में बिल्कुल भी एम्बिशन नहीं है क्या?
मैंने कहा है ना कि जी बॉक्सियाओ भैया के साथ कम रहा करो। अगर ऐसे चलता रहा तो तुम भी उनकी तरह एक निकम्मे अमीर बाप की औलाद बन जाओगे, या फिर तुम ये क्रॉस ड्रेसिंग का नाटक जी बॉक्सियाओ भैया को दिखाने के लिए कर रहे हो। अरे ओ कुछ भी मत बोल, मेरे और जी बॉक्सियाओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद तुम दोनों को एक ही बेड पर सोते हुए देखा है। पर जो भी हो, क्या तुम्हें सच में उस सीक्रेट प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? माना कि वो प्राइज काफी तगड़ा है, पर वहाँ कंपटीशन भी कम नहीं होगा। मुझ जैसे नौसिखिए का वहाँ कोई चांस नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? फैंग यूयू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पापी हूँ। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी इस बहन ने सालों तक बॉलरूम डांस सीखा है। ये वेलकम पार्टी मेरे लिए बच्चों का खेल है। जब हम दोनों भाई बहन मिलकर आग लगाएंगे ना, तो वो सीक्रेट प्राइज पक्का हमारा ही होगा। हाँ ठीक है, मान लिया कि तेरा डांस बहुत धांसू है, पर ये वेलकम पार्टी कॉलेज वालों के लिए है। तू एक हाई स्कूल की बच्ची वहां जाकर क्या करेगी? मुझे अभी भी लग रहा था कि उसे वहां ले जाना सही नहीं होगा। भाई तुम फालतू के बहाने मत बनाओ। तुम्हें बस यही डर है ना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी। फैंग यूयू ने मुंह फुला लिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं एकदम अच्छे से रहूंगी और तुम्हारे ही साथ चिपकी रहूंगी। इधर उधर बिल्कुल नहीं भागूंगी। और क्या पता मेरे आने से तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। उसकी इस जिद के आगे मेरी एक ना चली। मैंने हार मानकर एक गहरी सांस ली। ठीक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर तू अपनी बात से पलटना मत, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर डन रहा? अरे हाँ, अब तो मुझे अपने लिए एक नई कस्टम ड्रेस भी बनवानी पड़ेगी ना। फैंग यूयू को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख मैं समझ गया कि ये लड़की अब मेरा बैंक बैलेंस खाली करवाने वाली है। ये ले जा, बस आगे से मुझे परेशान करना कम कर देना। मुझे पता था मेरे भैया दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। फैंग यूयू ने मेरे हाथ से बैंक कार्ड लिया और उछलकर मेरे गले लग गई और मेरे गाल पर एक पपी दे दी। जरा वो फोटोज मुझे भी भेज दे, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कौन सी? फैंग यूयू ने अपना सिर टेढ़ा किया और आंखें मटकाई। अरे वही मेरी वो क्रॉस ड्रेसिंग वाली फोटोज। क्या मुझे सब कुछ बोलकर बताना पड़ेगा, बेवकूफ लड़की? दूसरी तरफ अर्थ स्पिरिट किंग छत पर खड़ा डूबते सूरज को घूर रहा था। उसके अंदर का जोश एकदम उफान पर था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था। भले ही हम 5 स्पिरिट किंग्स में मेरी यानी अर्थ स्पिरिट किंग की पावर सबसे कम है, लेकिन अब लग रहा है कि ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद किया है तो मेरे लिए एक खिड़की भी खोल दी है। सोचो, अगर मेरी जगह बाकी स्पिरिट किंग्स होते तो क्या उनकी किस्मत इतनी चकाचक होती? आज से मैं अपने छोटे मालिक के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगा। उसमें अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने लॉन्ग ऑटियन का पल्ला पकड़े रखा तो आगे चलकर उसे राजाओं जैसी जिंदगी मिलेगी। ये सोचकर वो खुशी के मारे आसमान की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया। अपना सारा भूकाल बाहर निकाल रहा था। नीचे खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जोर से चिल्लाए, अबे ओए छत वाले, कोई गलत कदम मत उठाना, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक ना हो सके। ये सुनकर उस अर्थ स्पिरिट किंग ने शर्मिंदा होते हुए अपना पैर पीछे खींच लिया। इधर मेरा हाल एकदम खराब था। मैंने फोन पर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या चाचा आपने स्कूल में किसी को नहीं भेजा? मेरे हाथ से फोन फिसल कर गिर गया। मेरे चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। तो फिर ये अर्थ स्पिरिट किंग आखिर टपका कहां से? एक सेकेंड, अगर ये बंदा मेरा आदमी नहीं है तो क्या ये कमीना लॉन्ग ऑटियन का चमचा है? तभी मेरे कान में सिस्टम की मनहूस आवाज गूंजी, होस्ट फालतू का दिमाग मत दौड़ाओ, ये पक्का लॉन्ग फैमिली का निंजा है। मैंने एकदम चौंक कर कहा, कुत्ते सिस्टम तू अपने आप कैसे बोलने लगा? मैं एक पल के लिए बुरी तरह डर गया था, लेकिन फिर मुझे तुरंत याद आया, पिछली बार तो मैंने इस सिस्टम को म्यूट कर दिया था, तो फिर ये अभी बकवास कैसे कर रहा है? सिस्टम बोला, होस्ट आम दिनों में मेरे पास खुद से बोलने की परमिशन नहीं होती, लेकिन अभी हालात एकदम स्पेशल हैं। सिस्टम की आवाज अचानक से बहुत सीरियस हो गई। होस्ट आज तुमने जो भी किया वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये दुनिया खत्म होते होते बची है। क्या बकवास है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे सर पर इल्जाम मत थोप, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। होस्ट जरा अपने सिर के ऊपर तो देखो, सब समझ आ जाएगा। मेरे सिर के ऊपर? मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। सच में न जाने कब मेरे सिर के ऊपर एक हेल्थ बार आ गया था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 75% लिखा हुआ था। ये क्या नौटंकी है? मेरे मुंह से निकला। होस्ट क्या तुम्हें आज अर्थ स्पिरिट किंग का मारा हुआ वो मुक्का याद है? हाँ बिल्कुल याद है। मैंने ना सिर्फ एक निंजा के पूरी ताकत वाले मुक्के को रोका था, बल्कि उसे मारकर दूर भी उड़ा दिया था। अरे हाँ, उसकी इतनी तगड़ी पावर के सामने वो मेरे हाथों कैसे उड़ गया? क्या सच में मेरे अंदर कोई खतरनाक मार्शल आर्ट्स पावर जाग गई है? मैंने अपने दाएं हाथ को घूर कर देखा, जो पहले जैसा ही नॉर्मल लग रहा था। बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, होस्ट उस एक मुक्के से तुम्हारी सीधे मौत होने वाली थी। तेरा मतलब है कि अर्थ स्पिरिट किंग ने मेरे हाथों उड़ने का नाटक किया था? मेरे दिमाग में अजीब सा शक पैदा होने लगा। ऐसा नहीं है, असली बात तो ये है कि तुम्हारी किस्मत अपूरी तरह से इस दुनिया के साथ जुड़ चुकी है। वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम तुम्हें 4 जानलेवा हमलों से बचा सकता है, और वो तुम्हें कैसे बचाता है? वो सामने वाले के हमले को दुगुना करके
करके उसी पर वापस पलट देता है। एक सेकंड रुक, मुझे थोड़ा सांस लेने दे, मैंने घबराते हुए कहा। ये बात सुनते ही मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि सिस्टम ने जबरदस्ती मेरे दिमाग में एक खौफनाक सीन डाल दिया था, जिसमें अर्थ स्पिरिट किंग के मुक्के ने मेरा कीमा बना दिया था। मुझे तो एकदम खून की बदबू भी आने लगी थी। होस्ट, थोड़ी हिम्मत रखो, हम बस तुम्हें याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हारी ये चारों लाइफ सेविंग चांसेस खत्म हो गई तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर इस दुनिया को किसी नए इंसान का इंतजार करना पड़ेगा जो लॉन्ग ऑटियन के रीकार्निसेटर होने का राज जान सके। और इस बीच अगर लॉन्ग ऑटियन ने अपना मिशन पूरा कर लिया तो ये दुनिया हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, पूरी तरह से बंद। सिस्टम का एक एक लफ्ज मेरे सीने पर भारी पत्थर की तरह गिर रहा था। भले ही पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को यही समझा रहा था कि सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाल ही में मेरे आसपास जो कुछ भी हुआ उसने मुझे यकीन दिला दिया कि सिस्टम की सारी बातें एकदम सच हैं। तो फिर अगर मैं सीधा उस लॉन्ग ऑटियन को ही टपका दूं तो इस दुनिया का खतरा खत्म हो जाएगा ना? मैंने जुगाड़ लगाते हुए एक आइडिया दिया। भले ही तुम ऐसा कर सकते हो होस्ट, लेकिन इस दुनिया में जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें पलटा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने लॉन्ग ऑटियन को मार भी दिया तो उसका खतरा तो टल जाएगा, लेकिन लॉन्ग फैमिली पागलों की तरह तुमसे बदला लेने पर उतर आएगी, क्योंकि उन्हें असली सच नहीं पता और वो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों की भी जान के दुश्मन बन जाएंगे, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। मैं तो बस एक आम लड़का हूँ, अचानक से दुनिया बचाने का इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पर आ गिरेगा, ये पचाना बहुत मुश्किल था। मुझे उस दिन स्टोर रूम में छुपने का बहुत भयंकर पछतावा हो रहा था। मैं कोस रहा था खुद को कि मैंने उस लॉन्ग ऑटियन का वो राज क्यों सुन लिया। अगर मुझे ये सब पता ही ना होता तो जिस दिन ये दुनिया खत्म होती मैं कम से कम शांति से तो मरता। लेकिन होस्ट, अगर तुम सिस्टम के मिशंस को पूरा करते हो तो हम तुम्हें उस री इनकारनेटर से लड़ने के लिए कुछ स्पेशल आइटम कार्ड्स देंगे। अबे साले, तो पहले क्यों नहीं बताया? तभी मुझे याद आया कि मेरे पास अभी भी एक फ्लैश कार्ड और एक रासेगन एक्सपीरियंस कार्ड पड़ा हुआ है। मैंने खुशी के मारे जोर से ताली बजाई। भले ही मुझे नहीं पता था कि इनका क्या यूज है, लेकिन जवाबी हमला करने के लिए हाथ में कुछ हथियार होना हमेशा फायदे का सौदा होता है। लेकिन सिस्टम की अगली ही बात सुनकर मेरा मुंह फिर से उतर गया। चूंकि होस्ट, तुमने पहले हमारी मदद लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो दोनों कार्ड्स अब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन हमने वो सेक्सी लॉन्जरी तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। क्या होस्ट अभी उसे यूज करना चाहते हैं? तुम्हें बस अपने दिमाग में सोचना है और वो हाजिर हो जाएगी। बाहर में जाए तेरी लॉन्जरी। मैं बुरी तरह भड़क गया। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले थोड़ी ज्यादा चौड़ दिखा दी थी। क्या तू मुझे वो कार्ड्स वापस नहीं दे सकता? सिस्टम बिजी है, कृपया बाद में ट्राई करें। खैर, अभी सिर्फ एक ही अच्छी बात थी कि उस लॉन्ग ऑटियन को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरे पास वर्ल्ड डिफेंस सिस्टम है। मैं इस राज का फायदा उठाकर कुछ वक्त तक छुपकर अपनी पावर बढ़ा सकता था। एक बार मेरे पास खूब सारे कार्ड्स जमा हो जाएं, फिर उस लॉन्ग ऑटियन की औकात उसे सामने से दिखाऊंगा। कमीने लॉन्ग ऑटियन, वक्त सबका बदलता है, आज तेरा है कल मेरा होगा। मेरी ही दुनिया में आकर मुझे आंखें दिखा रहा है। एक बार मेरी पावर बढ़ने दे, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, फांग युआन, तुम अंदर अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? थोड़ा जल्दी नहाकर बाहर आओ यार, हमें भी बाथरूम यूज करना है। ही लिंगलिंग ने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिढ़ते हुए कहा। उधर बाई तियंतियन बिस्तर पर बैठी थी। देखने में लग रहा था कि वो फोन चला रही है, लेकिन असल में उसकी उंगली स्क्रीन पर बिना किसी मतलब के बस इधर उधर स्वाइप कर रही थी। उसकी नजरें बार बार बाथरूम के दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। उसने एक पिंक कलर की सिल्क की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उस ड्रेस का गला इतना डीप था कि उसकी गोरी कॉलर बोन और बर्फ जैसी सफेद स्किन साफ झलक रही थी। आज दूसरी बार था जब उसे मेरे साथ बिस्तर शेयर करना था। पिछली बार जो ऑकवर्ड सिचुएशन हुई थी उससे बचने के लिए ही उसने ये खास नाइट ड्रेस खरीदी थी। मैं छत की तरफ घूरते हुए कोई जुगाड़ सोच रहा था। अभी के टाइम पर लॉन्ग ऑटियन को रोकना मेरे लिए पत्थर पर सिर मारने के बराबर था। मेरे पास इकलौता मौका यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम कार्ड्स जमा करूं। पता नहीं लॉन्ग फैमिली के पास सू जिंगजिंग और अर्थ स्पिरिट किंग जैसे और कितने खतरनाक फाइटर्स मौजूद हैं। मैं उनसे सीधे आमने सामने की टक्कर बिल्कुल नहीं ले सकता। अभी के लिए चुपचाप तमाशा देखना ही सही था। सिस्टम ने मुझे जो पहला टास्क दिया था वो फ्रेशर्स पार्टी में फर्स्ट आना था, और ये काम हद से ज्यादा मुश्किल था। अच्छे से सीख लो लड़के, तुम ताकतवर बन जाओगे। सिस्टम की ये ताने मारने वाली बकवास सुनकर मेरा खून खौल उठा। इसके लिए बोलना बहुत आसान था। ये जियांगचंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर फील्ड के सबसे तगड़े धुरंधर भरे पड़े हैं। यहाँ फर्स्ट आना कोई बच्चों का खेल थोड़ी था। मैं इसी बात को लेकर सिर पकड़े बैठा था, तभी मैंने मुड़कर देखा कि बाई तियन मुझे घूर जा रही थी। उसकी चमकती हुई आंखों में अजीब सी नाराजगी साफ झलक रही थी। आज फिर से इसे मेरे साथ सोना है, फिर भी इसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। बिस्तर पर आते ही एकदम चुपचाप लेट गया, बस पागलों की तरह छत को घूर रहा है। पता नहीं अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहा है। लगता है पिछली बार जो हुआ उसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। क्या सच में इसके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है? बाई तियन कपड़े पहनकर सो नहीं पा रही थी और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल उफान मार रहे थे। जब मेरी नजर उसकी उन आंखों पर पड़ी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसे घूर क्यों रही है।
मैंने जानबूझकर खांसने का नाटक किया ताकि ये अजीब सा माहौल थोड़ा नॉर्मल हो सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाई तियन तियन ने कुछ सुना ही नहीं। वो अभी भी मुंह फुलाए मुझे ही घूरे जा रही थी। उसके शरीर से आ रही महक से मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। हम पूरी तरह से रजाई के अंदर दुबके हुए थे और एक दूसरे की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, कहीं आज रात भी बाई तियन तियन ने कपड़े तो नहीं उतारे हुए हैं। बस इतना सोचते ही मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल होकर तपने लगा। उस दिन का वो हॉट नजारा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और अब मेरे बगल में लेटी ये लड़की शायद फिर से बिना कपड़ों के थी। ये सोचकर ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तियन तियन, क्या तुमने आज कपड़े पहने हैं? गलती से मेरे दिल की बात जुबान पर आ गई और ये बोलते ही मुझे बहुत भयंकर पछतावा हुआ। मेरा मन कर रहा था कि खुद को खींचकर 2 थप्पड़ जड़ दूं। इस बार बाई तियन तियन ने मेरे शब्द एकदम साफ सुन लिए थे और जैसे ही उसे समझ आया कि मैंने क्या बोला है, उसका छोटा सा चेहरा देखते ही देखते पूरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं अचानक से ऐसी बात बोल दूंगा। फेंग युआन, तो तुम इतनी देर से यही सब गंदा गंदा सोच रहे थे? तुम एक नंबर के ठड़की हो। बाई तियन तियन शर्म और गुस्से से एकदम पागल हो गई थी। उसने मेरी कमर की सॉफ्ट स्किन को जोर से नोचा और पूरे 45 डिग्री तक घुमा दिया। मुझे पता था कि गलती मेरी ही है, इसलिए इतना भयंकर दर्द होने के बाद भी मैं अपना मुंह दबाकर चुप रहा। मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे बस अभी रो पड़ूंगा, पर आंसू नहीं आ रहे थे। तुमने तो मुझे सच में पागल कर दिया है। हर बार एक बेवकूफ की तरह जानबूझकर मुझे परेशान करते हो। बाई तियन तियन ने गुस्से से फुफकारते हुए अपना हाथ हटाया और पलटकर मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली। उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थीं। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह भड़की हुई थी, लेकिन साथ ही वो किसी अनजानी वजह से बहुत घबराई हुई भी लग रही थी। मैं अपनी कमर सहलाते हुए बोला और मैंने माफी मांगना शुरू किया। तियन तियन, मुझे बस डर था कि कहीं पिछली बार जैसा पंगा ना हो जाए, इसलिए मैंने बस कंफर्म करने के लिए पूछ लिया था। सच कह रहा हूँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बाई तियन तियन अभी भी मेरी तरफ मुड़ने को तैयार नहीं थी। वो बस धीरे धीरे अपने आप से बड़बड़ा रही थी। तुम्हारी इतनी सीरियस शक्ल देखकर मुझे लगा कि तुम कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो और तुम यहाँ ये सब फालतू बातें सोच रहे थे। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। मैं सच में एक बहुत बड़े मुद्दे पर सोच रहा था, वो मुद्दा जिस पर इस पूरी दुनिया की जान टिकी थी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। अब जाकर मुझे उन मूवीज के बेचारों की फीलिंग समझ आ रही थी कि एक हीरो के अंदर कितना भयंकर दर्द और तड़प छिपी होती है। तियन तियन, असल में मैं इतनी देर से फ्रेशर्स पार्टी के बारे में सोच रहा था। ये पार्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उसे बताया। मेरी ये बात सुनकर बाई तियन तियन ने हल्का सा अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और बोली, फ्रेशर्स पार्टी? नाना सिस्टर तो बता रही थी कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है ना, उसका जो सीक्रेट ग्रैंड प्राइज है वो मुझे बहुत सही लग रहा है और आगे चलकर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मुझे कुछ तगड़े कनेक्शंस भी बनाने होंगे। मैंने थोड़ी घुमा फिराकर बात टाल दी। वो बड़ा इनाम जीतना इतना भी आसान नहीं है। बाई तियन तियन ने हल्की सी फुफकार छोड़ते हुए कहा, सुना है कि फर्स्ट रैंक का डिसीजन पार्टिसिपेंट्स के डांस मूव्स और कोऑर्डिनेशन, उनके कपड़ों की ब्यूटी और उनके लुक्स व एटीट्यूड, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। जब ये तीनों चीजें टॉप क्लास की होंगी तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे। मैंने लंबी सांस खींची। ये सुनने में सच में हद से ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो जीतूंगा कैसे, और अगर नहीं जीता तो सिस्टम का रिवॉर्ड कार्ड नहीं मिलेगा, और अगर कार्ड ही नहीं मिला तो उस रीइंकार्नेटर लॉन्ग ऑटियन की धज्जियां कैसे उड़ाऊंगा। बाई तियन तियन ने मुझे कनखियों से देखा। लुकस, और एटीट्यूड के मामले में तो तुम थोड़े बहुत फैंग फैमिली के यंग मास्टर जैसे लगते ही हो, लेकिन इस फ्रेशर्स पार्टी में जिस चीज की बिल्कुल कमी नहीं होगी वो है अमीर घरों के लड़के और लड़कियां। इसलिए घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है कि सबसे मेन चीज डांस में पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन ही है, और एक ऐसी ड्रेस जो सबकी नजरें खींच ले। तो क्या तुमने अपने लिए कोई डांस पार्टनर ढूंढ ली है? अचानक से उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई थी। योयुए का बॉलरूम डांस और वॉल्स बहुत ही तगड़ा है। मैं उसी के साथ पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था। मैं अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन बिठा रहा था। अपनी छोटी बहन फैंग युए को पार्टनर बनाना सच में एक मस्त आइडिया था। उसने जो मैंसर्स की ट्रेनिंग ली थी वो मेरी तरह ही पूरे जियांगचेंग में सबसे बेस्ट थी, और वो क्लासेस के टाइम पर मुझसे कहीं ज्यादा फोकस रखती थी। मैंने खुद उसका बॉलरूम डांस अपनी आंखों से देखा है। मुझे पक्का यकीन है कि वो प्रोफेशनल डांस स्टूडेंट टैंग नाना को भी बराबर की टक्कर दे सकती है। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे डांस स्टेप्स एकदम कचरा थे। कल जब मैं टैंग नाना के साथ डांस कर रहा था तो मैंने कई बार लगभग उसका पैर ही कुचल दिया था। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन यूयो तो अभी हाई स्कूल में है ना। माना कि वो हमारी यूनिवर्सिटी पार्टी में आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा सही यही रहेगा
कि तुम यूनिवर्सिटी की ही किसी लड़की के साथ डांस करो। बाहर से पार्टनर लाने पर मार्क्स काफी कम हो सकते हैं। मैं एक पल के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। असल में मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर टैंग नाना मेरी पार्टनर बनती तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन वो पक्का डांस के मामले में किसी ज्यादा तगड़े लड़के को ही अपना पार्टनर चुनेगी। नाना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। ये सुनते ही बाई टियन को अंदर ही अंदर अचानक से बहुत अजीब सा फील होने लगा। हाँ, नाना सिस्टर तो वैसे ही इतनी फेमस हैं, क्या पता उन्हें पहले ही किसी और ने पूछ लिया हो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से कोई और जुगाड़ देख लो। मुझे उसकी बात में छिपी हुई वो जलन बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो फिर अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, टियन तुम ही मेरी पार्टनर बन जाओ ना। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉर्मली इन्वाइट करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैंने ये बात आधे मजाक के मूड में कही थी। उसका चेहरा एक ही झटके में फिर से टमाटर जैसा लाल हो गया। कौन? किसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इनवाइट करो? तुम खुद से ही अपनी कहानी मत बनाओ। मुझे तो बस ये लग रहा था कि तुम और नाना सिस्टर एक साथ बिल्कुल मैच नहीं करोगे। उनका स्टाइल और तुम्हारा स्टाइल एकदम अलग है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मेरे साथ कौन मैच करेगा? मैंने उससे आगे कुरेते हुए पूछा। बाई टियन ने अपनी आंखें घुमाते हुए दिमाग लगाया। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम याओ याओ सिस्टर को पूछ लो? याओ याओ सिस्टर का नेचर बहुत सॉफ्ट है, वो इंसान भी बहुत अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। सच में सू याओ याओ का नेचर बहुत ही गजब का है और वो बहुत केयरिंग भी है। वो पार्टनर के तौर पर सच में एक मस्त चॉइस हो सकती है। अरे हाँ, तुम्हारी पार्टनर कोई भी हो, चूंकि मेरे लिटिल युआन को ये बड़ा इनाम जीतना ही है तो तुम ड्रेस का सारा टेंशन मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम पूरी पार्टी में आग लगा दोगे। ड्रेस की बात आते ही बाई टियन खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट छा गया। मैं उसे बस देखे जा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, माना कि हम दोनों के बीच कभी कभी हल्की फुल्की नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे हमेशा बहुत चिल फील होता है। बस मुझे ये नहीं पता कि क्या उसे भी मेरे लिए ऐसा ही फील होता है या नहीं। तुम सच कह रहे हो? टोंग नाना ने मेरी सीरियस शक्ल को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी साफ दिख रही थी। नाना, प्लीज मुझे इन कुछ दिनों में डांस सिखा दो। मेरी रिक्वेस्ट मान लो। मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट वाले टोन में कहा। हाँ, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना। वो अचानक से मेरा मन बदल गया ना। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? फोंग युआ, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ कि जब तुम्हारा मन किया तो मेरे साथ डांस कर लिया और जब मन नहीं किया तो मुझे साइड में फेंक दिया। टोंग नाना ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और मुझे घूरते हुए चेक करने लगी। मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। नाना, तुम सच में एक बहुत अच्छी टीचर हो। पिछली बार तुम्हारे साथ डांस करके मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ था। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे और सीखना चाहता हूँ। मैंने बिना डरे सीधा उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। मेरी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें इतने करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास था। टोंग नाना की सांसें अचानक से अटक गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, अब मुझे छोड़ो। तब जाकर मुझे फील हुआ कि एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने ना जाने कब टोंग नाना की कलाई पकड़ ली थी। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। नाना, तुम मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब मैंने हाँ बोल दिया है तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी, लेकिन अभी से इतना खुश मत हो। पार्टी में अब 1 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, इसलिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें हर बार पूरे फोकस के साथ सीखना होगा। टोंग नाना ने अपनी कलाई सहलाई जो मेरे पकड़ने से लाल हो गई थी। और हाँ, मुझे बीच में काम छोड़ने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल, मैं अपनी नाना टीचर को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मैंने पूरे जोश के साथ जवाब दिया। अरे, मुझे नाना टीचर मत बुलाओ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। टोंग नाना का खूबसूरत चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने मुझे हल्के से घूरा। ठीक है नाना टीचर, आज शाम 6 बजे हमारे आर्ट्स कॉलेज के डांस रूम में आ जाना। टोंग नाना बस इतना बोलकर तेजी से बालकनी से बाहर निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। चलो, अब उस अर्थ स्पिरिट किंग का मैटर सॉल्व करने का टाइम आ गया है। अभी उसे लग रहा है कि मैं ही लॉन्गॉटियन हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा फायदा उठाना होगा। मैंने अपना फोन निकाला और अर्थ स्पिरिट किंग को एक मैसेज किया, काम पर लग जा। आधे घंटे बाद मैं और अर्थ स्पिरिट किंग स्कूल के बाहर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मिले। अर्थ स्पिरिट किंग पहले से ही वहां मेरा वेट कर रहा था। मुझे देखते ही वो तुरंत पूरे रिस्पेक्ट के साथ मेरे पास आया। छोटे मालिक, आप आ गए। मैं अर्थ स्पिरिट किंग को देख रहा था और अंदर ही अंदर उसे हैंडल करने का प्लान सोच रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, तुमने चेन लिलोंग और बाकियों को मेडिकल रूम पहुंचा दिया था, अब उनकी हालत कैसी है? छोटे मालिक, अब वो सब खतरे से बाहर हैं, बस थोड़ी बहुत बाहरी चोटें आई हैं और जैसा आपने ऑर्डर दिया था मैंने उन सबसे माफी भी मांग ली है। अर्थ स्पिरिट
स्पिरिट किंग अपना सिर झुकाए हुए था। उसकी आवाज में मेरे लिए पूरा डर और रिस्पेक्ट था। ठीक है, याद रखना, अब से स्कूल के अंदर बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाना है। मैंने सिर हिलाते हुए अपनी आवाज भारी करके कहा। जी छोटे मालिक, मैं इस बात को याद रखूंगा। अर्थ स्पिरिट किंग ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी नजरों में उसके सामने खड़ा ये मालिक ना सिर्फ भयंकर पावरफुल था, बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था, जो कुछ आम स्टूडेंट्स की भी इतनी परवाह करता है। और हाँ, तुम अचानक से इस स्कूल में स्विमिंग कोच बनकर क्यों आ गए? मैंने सोचा कि थोड़ा अर्थ स्पिरिट किंग को टेस्ट किया जाए कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अर्थ स्पिरिट किंग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर सच सच बोल दिया। छोटे मालिक, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में पता चला था कि आप यहाँ हैं। मैं दिल से सिर्फ आपके पीछे चलना चाहता था और आपके लिए काम करना चाहता था। इसीलिए मैंने किसी भी तरह स्कूल में घुसने का जुगाड़ लगाया ताकि मुझे आपके करीब आने का मौका मिल सके। गए काम से मेरा दिल धक से रह गया। ये अर्थ स्पिरिट किंग तो पक्का लॉन्ग औतिया का चमचा बनने आया था। भले ही अभी ये मुझे ही लॉन्ग फैमिली का मालिक समझ रहा है, लेकिन अगर किसी दिन ये असली लॉन्ग औतिया से मिल गया तो क्या मेरी बैंड नहीं बच जाएगी? नहीं, मुझे कुछ भी करके इस कमीने को यहाँ से भगाना होगा। अर्थ स्पिरिट किंग, अभी तुम्हारी पावर का लेवल क्या है? मैंने हाथ में चम्मच घुमाते हुए ऐसे ही कैजुअल तरीके से पूछा। अर्थ स्पिरिट किंग ने हल्का सा अपना सीना चौड़ा किया और थोड़ी चौड़ दिखाते हुए बोला, मेरी पावर अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर मैं अभी जेनी लेवल 3 के एकदम पीक पर हूँ। मेरे पास अर्थ स्टाइल चक्रा है। मैं मेन रूप से ताइजुत्सु और अर्थ स्टाइल निंजुत्सु की प्रैक्टिस करता हूँ। एक बार तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन की जियांगचंग ब्रांच में कॉन्क्रीट मिक्सिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज भी जीता था। ये क्या बकवास है? कॉन्क्रीट मिक्सिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन? क्या सच में कोई ऐसा टाइटल भी होता है? लेकिन अगर ये सिर्फ एक जैनिन है तो ये पक्का शू जिंगजिंग के सामने नहीं टिक पाएगा। शायद उसने मुझे पहले बताया था कि वो चुनिन लेवल पर है। मैंने अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए नाक से हल्की सी हवा छोड़ी। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी सरहदी पावर के साथ तुम्हारा जियांगचंग यूनिवर्सिटी में कोच बनकर रहना एकदम टाइम वेस्ट है। मैंने एकदम गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में वापस जाकर और ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब तुम्हारी पावर बढ़ जाए तब मेरे लिए काम करने के बारे में सोचना। ये सुनते ही अर्थ स्पिरिट किंग बुरी तरह घबरा गया। छोटे मालिक, क्या आप मुझे यहाँ से भगा रहे हैं? मैं आपके लिए पूरी तरह वफादार हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मुझे आपके करीब आने का मौका मिला है। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। ये बोलते हुए अर्थ स्पिरिट किंग अचानक धराम से मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं उसकी इस अचानक हरकत से थोड़ा अजीब फील करने लगा। मैंने तुरंत अपनी आवाज धीमी करके कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। लेकिन अर्थ स्पिरिट किंग टस से मस नहीं हुआ। वो अभी भी जमीन पर घुटने टेके बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ भीख मांगने वाले भाव थे। छोटे मालिक, आपको असली बात नहीं पता। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में वापस नहीं जा सकता। आपके पास आने के इस मौके के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन से अपना सारा रिश्ता तोड़ चुका हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी जान आपके लिए दे सकूं। भले ही मैं अभी चुनिन लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर वहां तक पहुंच जाऊंगा। प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाइए। अर्थ स्पिरिट किंग लगातार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। इस वक्त अर्थ स्पिरिट किंग अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ था। उसने अभी अभी जो कहा था उसमें से सिर्फ आधा ही सच था। ये बात सच थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह छोड़ चुका था, लेकिन इसके पीछे का असली कारण कुछ और ही था। कल जब मैं अर्थ स्पिरिट किंग से मिला था, उसके बाद ये बंदा हवा में उड़ने लगा था। कल आधी रात को ऑर्गेनाइजेशन से अर्थ स्पिरिट किंग के पास एक कॉल आया था, जिसमें उन्होंने गुस्से से पूछा कि वो कहाँ गायब है। उस वक्त अर्थ स्पिरिट किंग को भोलापन में ये लगा कि वो अब लॉन्ग फैमिली के मालिक का आदमी बन चुका है। अब मुझे उस रद्दी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच की बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने पलटकर उन्हें बुरी तरह गालियां सुना दी। उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी कि अगर वो कहीं लिखी जाएं तो पक्का बैन हो जाएं। और अब आज जाकर अर्थ स्पिरिट किंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं होगी। अभी के हालात देखते हुए अगर उसे लॉन्ग आउटियां का सपोर्ट नहीं मिला तो उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ मौत लिखी थी। अर्थ स्पिरिट किंग रोते बिलखते हुए भीख मांग रहा था ताकि उसके सामने खड़ा लॉन्ग मालिक अपना फैसला बदल ले। उसे ऑर्गेनाइजेशन के खौफनाक तरीकों के बारे में अच्छे से पता था। उसने खुद कई गद्दारों को ठिकाने लगाया था। अगर वो पकड़कर वापस ले जाया गया तो पक्का उसे दुनिया की सबसे दर्दनाक और भयानक सजा मिलेगी। अर्थ स्पिरिट किंग की ये बात सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। अचानक से मैंने अपना प्लान बदल लिया। चूंकि तुम इतने दिल से मेरे साथ रहकर वफादारी निभाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, लेकिन मेरे बंदे एकदम वफादार होने चाहिए। मैं थोड़ा रुका। अर्थ स्पिरिट किंग ने एक्साइटमेंट में अपना सिर ऊपर उठाया। उसके माथे पर खून के निशान साफ दिख रहे थे। छोटे मालिक, आप बेफिक्र रहिए, मेरी वफादारी पर तो भगवान भी गवाह है। अर्थ स्पिरिट किंग की आंखों में एक अलग ही जुनून था, जैसे वो अपना सब कुछ मेरे नाम करने की कसम खा रहा हो। सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन से सारे रिश्ते नाते और कॉन्टैक्ट खत्म करने होंगे। अर्थ स्पिरिट किंग ने बिना कुछ सोचे अपना फोन पटाकर चकनाचूर कर दिया। उसने सिम कार्ड को भी पैरों तले कुचल दिया
और साथ ही खिड़की के बाहर बैठे एक कबूतर को भी एक झटके में निपटा दिया। मैं अर्थ स्पिरिट किंग का ये भौकाल देखकर अंदर ही अंदर खुश हुआ और मैंने शांत रहकर सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक नया फोन दूंगा, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही कांटेक्ट करोगे। जी, छोटे बंदे ने याद कर लिया है। इस कार्ड में 8 लाख हैं। माना कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिलहाल तुम्हारे खर्चे के लिए काफी होंगे। मैंने एकदम कैजुअल शक्ल बनाते हुए एक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्थ स्पिरिट किंग तो सदमे में उस कार्ड को घूरने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अबे खड़ा क्या है, पकड़ इसे। मैं लॉन्ग ऑटियन अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। और ये क्या, भिखारियों जैसे कपड़े पहने हैं? आगे से बाहर मेरे नाम से ऐसे फटे हाल मत घूमना। अर्थ स्पिरिट किंग तो बेचारा एकदम इमोशनल होकर पिघल गया। कल ही तो वो छोटे मालिक से मिला था और उसके सामने उसके ही दोस्त को पीटा था। फिर भी छोटे मालिक ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसकी मजबूरी सुनकर पुरानी बातों को भूलकर उसे अपनी टीम में रख लिया। और तो और अभी उसने कोई काम भी नहीं किया था और उसे इतनी बड़ी रकम मिल गई। ये तो 8 लाख है। ऑर्गेनाइजेशन में तो जानवरों की तरह काम करने और जान हथेली पर रखकर खून खराबा करने के बाद भी महीने के सिर्फ 2500 मिलते थे। इतना बड़ा दिल देखकर तो वो अपनी जान देने को भी तैयार था। अर्थ स्पिरिट किंग ने कांपते हाथों से बैंक कार्ड लिया और फिर से धराम से मेरे सामने घुटने टेक दिए। उसका माथा जोर से जमीन पर लगा और उसकी आवाज रोने वाली हो गई। छोटे मालिक, आपका ये एहसान मैं मरकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आज से मेरी ये जान आपकी है। आप जहां बोलोगे वहां कूद जाऊंगा। मैं उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर गदगद हो रहा था, पर बाहर से मैंने अपना सीरियस रूप बनाए रखा। उठो, आगे से काम ढंग से करना, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। लेकिन तुम्हें भी पता है कि मेरी आइडेंटिटी अभी बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी कदम मत उठाना। समझ गए? एकदम समझ गया। और हाँ, आजकल स्कूल में एक लड़का मेरा नाम इस्तेमाल करके बहुत उधम मचा रहा है। आगे से अगर कोई भी तुम्हें खुद को लॉन्ग फैमिली का मालिक बताए तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, सीधा उसे कूट देना। किसी की इतनी हिम्मत कि छोटे मालिक का नाम खराब करे। अर्थ स्पिरिट किंग गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मुके हवा में मारने लगा। छोटे मालिक, आप बेफिक्र रहिए। अगर मुझे ये साला दिख गया तो मैं मार मार कर इसकी टट्टी निकाल दूंगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली मिल गई, पर हाँ, उसे कूटते वक्त मुंह पर कोई नकाब या मास्क पहन लेना ताकि तुम्हारी पहचान ना खुले। जी मालिक, एकदम याद रखूंगा। टैंग नाना के साथ डांस रूम से बाहर निकलते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इतनी देर तक टिके रहोगे। टैंग नाना ने अब अपने प्रैक्टिस वाले कपड़े उतारकर एक ब्लैक गाउन पहन लिया था। उसके शरीर पर हल्का पसीना आ रहा था और कुछ बाल उसकी गोरी गर्दन पर चिपके हुए थे जो उसे और भी सेक्सी बना रहे थे। वो हल्की सांसें ले रही थी और सांस लेने के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उस काले कपड़े के अंदर से वो शेप हल्का हल्का दिख रहा था। मैंने छुपकर एक नजर मारी। बड़े हैं, सच में बहुत बड़े हैं। फेंग युआन, टैंग नाना ने मुझे खोया हुआ देकर फिर से आवाज दी। आह, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से झूठी हंसी हंस दी। उसने थोड़ी टेंशन में पूछा, तुम्हारी शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या तुम थक गए हो? आज पहला दिन था, पर तुम्हारा फ्लो देकर मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया। नहीं नहीं नाना, मैं बिल्कुल नहीं थका, मैंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा और अपनी नजरें उसकी मस्त फिगर से हटाने की कोशिश की। बस मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। शायद मुझे भूख लग रही है। मुझे भी भूख लगी है, तो क्या साथ में कुछ खाएं? बिल्कुल, मैंने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। तंग नाना जैसी लड़की के साथ अकेले खाना खाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। हल्की सी हवा चली जिससे थोड़ी ठंडक महसूस हुई और डांस के बाद की गर्मी थोड़ी कम हो गई। खाना ऑर्डर करने के बाद टंग नाना ने अपने दोनों हाथ गालों पर रखे और बड़ी क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा। फंग युआन, तुम अचानक फ्रेशर्स पार्टी के लिए इतने पागल क्यों हो गए? पहले पूछा था तब भी तुमने ठीक से नहीं बताया। जाहिर सी बात है, मुझे वो सीक्रेट ग्रैंड प्राइज चाहिए। असल में मुझे भी चीजें कलेक्ट करने का शौक है। मैंने अपनी फेकम फेक वाली कहानी को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैं नहीं मानती। उसने अपनी आंखें हल्की सी छोटी की और उसकी नजरें एकदम तेज हो गईं। पक्का कोई और वजह भी है? नहीं तो ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी तेज नजरें देखकर मैं घबरा गया और मेरी आंखें इधर उधर भागने लगी। तंग नाना ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कुछ नहीं, बस मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। शायद मेरा वहम होगा। हाँ हाँ, पक्का तुम्हारा वहम ही होगा। मेरे पास कौन से राज होंगे? मैंने जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश की। अच्छा नाना, तुमने सोचा है कि तुम पार्टी के अगले राउंड में किसके साथ डांस करोगी? तंग नाना ने अपना सिर टेढ़ा करके मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चालाकी थी। क्या बात है, तुम्हें इस बात की बड़ी टेंशन है? क्या तुमने यूयू के साथ जाने का प्लान नहीं बना लिया था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नाना, तुम्हें कैसे पता चला? गए काम से ऐसा क्यों लग रहा है कि तंग नाना को सब कुछ पता है। उसने अपना फोन हिलाकर दिखाया। तियन तियन ने मुझे सब बता दिया है। मैंने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यूयू वाला प्लान अभी फाइनल नहीं है। वो स्कूल के बाहर से है ना, तो मुझे डर है कि कहीं नंबर ना कट जाएं। इसलिए मैंने लंबी सांस खींची और हिम्मत करके पूछा, तो नाना, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? मुझे हर हाल में चैंपियन बनना था और तंग नाना के साथ टीम बनाना सबसे सेफ ऑप्शन था। अगर वो मान जाती तो मेरे आइटम कार्ड्स जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तंग नाना एक पल के लिए सुन पड़
गई। उसने अपनी आंखें नीचे की और उंगलियों से मेज पर हल्के हल्के टैप करने लगी, जैसे कुछ सोच रही हो। सॉरी फेंग युआन, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और एकदम नॉर्मल आवाज में बोली, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। उसे जाते हुए देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतनी बेदर्दी से रिजेक्ट कर देगी। रेस्टोरेंट का वो मीठा म्यूजिक अब मेरे कानों में चुभ रहा था। मैं कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर छत को घूरने लगा। मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। टैंग नाना के बिना अब फर्स्ट आना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। उधर वो वॉशरूम में गई और शीशे में खुद को देखकर उसकी खुशी रोके नहीं रुक रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। फेंग युआन, पहले तुमने मेरे बॉयफ्रेंड बनने से मना किया था ना, अब तुम भी मजे लो। रिजेक्ट होने का स्वाद कैसा होता है अब तुम्हें पता चलेगा। टैंग नाना ने अपने माथे के बाल ठीक किए, एक लंबी सांस ली और अपने होठ चबाते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसे पता था कि अभी अभी उसने मुझे रिजेक्ट किया है और अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कैसे मैंने पहले उसे रिजेक्ट किया था तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना छोटा सा बदला ले लिया। अभी मेरा एटीट्यूड भी काफी सच्चा लग रहा था। अगर उसे सच में वो बड़ा इनाम चाहिए तो मेरी डांस पार्टनर बनने में कोई बुराई नहीं है। अरे नहीं, मैं अचानक से उसकी बात मानने के बारे में क्यों सोचने लगी। टैंग नाना ने अपने दोनों गालों पर हल्का सा थप्पड़ मारा ताकि वो होश में आ सके। मैं भी क्या फालतू सोच रही हूँ, मुझे अपने डांस प्रोग्राम की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। वो धीरे से अपने आप से बड़बड़ाई। उसी टाइम फैंग फैमिली के एक बहुत ही महंगे होटल के प्राइवेट रूम में, क्या सारे पेपर्स तैयार हैं? फैंग गौसुई ने अपनी टाई ठीक करते हुए अपने बगल में खड़े सेक्रेटरी से पूछा। हाँ फैंग बॉस, सब कुछ रेडी है, बस लॉन्ग फैमिली के छोटे मालिक का वेट है, उनके आते ही हम शुरू कर सकते हैं। फैंग गौसुई के चेहरे पर एक कमीनी सी स्माइल आ गई। लॉन्ग आउतिया को अपनी तरफ मिलाना उसके और उसके मंझले भाई के प्लान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उसे कहीं से खबर मिली थी कि लॉन्ग फैमिली को जियांग चैंग के पोर्ट के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है और वो इसमें घुसने की फिराक में है। उसे बस एक मौके की तलाश थी और ये मौका खुद चलकर आ गया था। लॉन्ग फैमिली के पास अंधा पैसा था और जियांग चैंग के ज्यादातर पोर्ट फैंग फैमिली के कंट्रोल में थे। अगर लॉन्ग फैमिली अपना पैसा लगा दे तो उनकी जेबों में नोटों की बारिश होने लगेगी। पर दिक्कत ये थी कि उसका डरपोक बड़ा भाई फैंग गौची उन पोर्ट के बिजनेस पर सांप बनकर बैठा था और अपने दोनों छोटे भाइयों को इसमें घुसने का कोई चांस नहीं दे रहा था। वो बहाने बनाता था कि लॉन्ग फैमिली को सिर्फ पोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि असल में उसे डर था कि लॉन्ग फैमिली के आते ही उसकी खुद की पावर कम हो जाएगी। ये सब सोचकर फैंग गौसुई का खून खौलने लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। शुक्र है कि मेरे और मंजले भाई के पास अभी भी पोर्ट की 2 जमीनें हैं। इस बार चाहे जो हो जाए मुझे लॉन्ग आउतिया के साथ डील फाइनल करनी ही है और अपने बड़े भाई की इस दादागिरी को तोड़ना है। तभी रूम के दरवाजे पर किसी ने हल्के से नॉक किया। फैंग गौसुई ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और सीधा होकर बैठ गया। सेक्रेटरी ने जाकर दरवाजा खोला। वेटर के साथ लॉन्ग आउतिया अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। शू जिंगजिंग और शैन चिंगचू ने उसे पकड़कर रूम के अंदर लाया। अरे लॉन्ग छोटे मालिक, आपके यहाँ आने से तो हमारा कमरा चमक उठा, फैंग गौसुई ने एकदम मक्खन लगाते हुए कहा और आगे बढ़कर खुद लॉन्ग आउतिया के लिए कुर्सी पीछे खींची। तभी उसकी नजर लॉन्ग आउतिया के पिछवाड़े पर बंधी पट्टियों पर पड़ी। ये देखते ही फैंग गौसुई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मैंने तो पहले ही सुना था कि लॉन्ग फैमिली के इस छोटे मालिक को अजीब अजीब शौक हैं। आज देख भी लिया तो बाहर जो ये चोट लगने का नाटक कर रहा है वो असल में सिर्फ एक बहाना है। असल में ये रात के मजे लेने का नतीजा है। मानना पड़ेगा लॉन्ग छोटे मालिक को, ऐसे मजे लेना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इधर लॉन्ग आउतिया की तो पहले ही पिछवाड़े में भयंकर दर्द हो रहा था। ऊपर से फैंग गौसुई को अपने पिछवाड़े को ऐसे घूरते देख उसका दिमाग खराब हो गया। क्या घूर रहा है बे बुड्ढे? लॉन्ग आउतिया ने अपना दर्द कंट्रोल करते हुए फैंग गौसुई को ऐसी गंदी नजर से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। फैंग गौसुई समझ गया कि माहौल गर्म हो रहा है। उसने तुरंत अपनी वो अजीब सी नजर हटाई, खांसा और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, लॉन्ग छोटे मालिक प्लीज बैठिए। आज आपको यहाँ बुलाने का मेन मकसद यही है कि हम बिजनेस के बारे में बात कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लॉन्ग फैमिली की पावर और हमारी फैंग फैमिली की जियांग चैंग में पकड़ अगर दोनों मिल जाएं तो स्पोर्ट के बिजनेस में हम तहलका मचा सकते हैं। ये बोलते बोलते फैंग गौसुई ने सेक्रेटरी को इशारा किया और उसने सारे पेपर्स लॉन्ग ऑटियन के सामने रख दिए। लॉन्ग ऑटियन ने मजे से अपने पैर के ऊपर पैर रखा, कान में उंगली डालकर मैल निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। फैंग गौसुई की बातें तो उसके एक कान से घुसकर दूसरे से बाहर निकल रही थीं। फैंग गौसुई ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपनी झूठी स्माइल के साथ आगे बोला, लॉन्ग छोटे मालिक आप जरा इन पेपर्स पर नजर डालिए। हमारे पास पोर्ट की जो 2 जमीनें हैं उनकी लोकेशन एकदम गजब है। थोड़ा सा पैसा लगाते ही इसमें अंधा प्रॉफिट है। अगर लॉन्ग फैमिली इसमें पैसा लगा दे और हम साथ मिलकर काम करें
तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस नहीं होगा। लॉन्ग ऑटियन ने कान का मैल निकालने के बाद अब नाक में उंगली डाल दी। नाक का मैल निकालकर उसने फिर से उसे उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फैंग गौसुई की एक भी बात नहीं सुनी। ये सब देखकर फैंग गौसुई अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। हरामखोर कहीं का, इसके अंदर तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसका मन कर रहा था कि वो नाक का मैल वापस उसके मुंह में ठूस दे, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल चिपकाए खड़ा रहा। आखिर लॉन्ग ऑटियन के पीछे पूरी लॉन्ग फैमिली की पावर थी और अपने बड़े भाई को गिराने के लिए उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उसे किसी भी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही था। शेन चिंगचू साइड में खड़ी होकर लॉन्ग ऑटियन की ये सारी गंदी हरकतें देख रही थी और अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। लॉन्ग यून ग्रुप इस डील को लेकर बहुत सीरियस था। उसे और शू जिंगजिंग को जियांग चैंग खास तौर पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो लॉन्ग ऑटियन की सिक्योरिटी कर सकें और इस डील को फाइनल करवाएं। लेकिन लॉन्ग फैमिली की गार्ड होने के नाते वो सिर्फ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख सकती थी। उम्मीद है कि छोटे मालिक ये सब किसी प्लान के तहत कर रहे होंगे, उसने मन ही मन सोचा। वहीं सू जिंगजिंग एकदम अलर्ट थी और अपनी तेज नजरों से रूम के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थी। लॉन्ग छोटे मालिक, तो फिर इस डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? फैंग गौसुई ने बड़ी उम्मीद से पूछा। रीबॉर्न होने से पहले लॉन्ग ऑटियन सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला लड़का था। उसे तो ठीक से पढ़ना भी तो बहुत दूर की बात है। अभी वो अपनी नाक साफ करने में बिजी था और अचानक टोके जाने पर वो बुरी तरह चिढ़ गया। अरे यार, जो मर्जी हो करो, मुझे क्या पता, तुम लोग खुद देख लो। सच में इस फालतू काम के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? लॉन्ग ऑटियन ने हाथ झटकते हुए कहा। उसका मेन काम तो स्कूल की सुंदर लड़कियों को पटाना था। इन बिजनेस के झमेलों से उसे कोई लेना देना नहीं था। अगर शेन चिंगक्यू ने उसे जबरदस्ती नहीं भेजा होता कि लॉन्ग फैमिली चाहती है कि वो खुद जाकर डील करे, तो वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। लॉन्ग ऑटियन की ये बात सुनकर फैंग गौसुई अंदर ही अंदर नाचने लगा। मतलब बात बन गई। उसने तुरंत मौका देखते हुए कहा, छोटे मालिक, जब आपको हम पर इतना भरोसा है तो क्यों ना हम अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना लें? आपका क्या कहना है? उसने सेक्रेटरी को आंख मारी और सेक्रेटरी तुरंत समझ गया और पॉइंट्स नोट करने लगा। लॉन्ग ऑटियन का दिमाग अब पूरी तरह पक चुका था। वो बस चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो। उसने गुस्से में कुर्सी पर अपनी पोजीशन चेंज की, जिससे उसके पिछवाड़े की चोट पर जोर पड़ा और वो दर्द से तड़प उठा। लेकिन उसने अपनी शक्ल पर कुछ नहीं आने दिया और चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फंग गौसुई तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया। छोटे मालिक सच में बहुत सीधा काम करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस यहाँ साइन कर दीजिए और हमारी ये डील पक्की हो जाएगी। लॉन्ग ऑटियन ने मुंह बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और पन्ने पलटने लगा। वो सारी शर्तें और रूल्स उसे किसी एलियन भाषा की तरह लग रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटे मालिक, एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, इतनी जल्दीबाजी में साइन मत कीजिए, क्या पता कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो। शेन चिंगचू ने जल्दी से आगे आकर लॉन्ग ऑटियन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लॉन्ग फैमिली का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। फैंग गौसुई ने जल्दी से सफाई दी। उसे डर था कि कहीं बनी बनाई बात फिर से ना बिगड़ जाए। अरे यार, तुमने सुना नहीं इस बुढ़े ने क्या कहा? दोनों का फायदा है इसमें, लॉन्ग ऑटियन ने कहा। छोटे मालिक, ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेन चिंगक्यू अभी भी डरी हुई थी। अरे मुझे सब पता है, लॉन्ग ऑटियन ने मन ही मन सोचा कि बाहर में जाए कॉन्ट्रैक्ट। पीछे लॉन्ग फैमिली बैठी तो है संभालने के लिए, पहले साइन करके जान छुड़ाओ। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिखने वाला था, रूम का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से लात मारकर खोल दिया। यहाँ कौन सा कमीना खुद को लॉन्ग ऑटियन बता रहा है बे? दरवाजे पर अर्थ स्पिरिट किंग खड़ा था। उसने अपने सिर पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। उसके हाथ में एक कंटीला डंडा था और वो रूम में खड़े लोगों को खून पीने वाली नजरों से घूर रहा था। ये जंगली कहाँ से आ गया? तुझे पता नहीं ये कौन सी जगह है? फैंग गौसुई का दिमाग फट गया। अभी बस लॉन्ग ऑटियन साइन करने ही वाला था और पता नहीं कहाँ से ये बेवकूफ सारा खेल बिगाड़ने आ गया। असल में अर्थ स्पिरिट किंग को आज ही पैसा मिला था और वो बहुत ज्यादा खुश था। वो आज इसी महंगे होटल में दबाकर खाने पीने का प्लान बनाकर आया था। तभी उसने होटल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, लॉन्ग फैमिली के छोटे मालिक लॉन्ग ऑटियन का बिजनेस डील के लिए होटल में स्वागत है। लॉन्ग ऑटियन नाम पढ़ते ही अर्थ स्पिरिट किंग को तुरंत मेरा ऑर्डर याद आ गया। आजकल स्कूल में एक लड़का मेरा नाम इस्तेमाल करके बहुत उधम मचा रहा है। आगे से अगर कोई भी तुम्हें खुद को लॉन्ग फैमिली का मालिक बताए तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, सीधा उसे कूट देना। अर्थ स्पिरिट किंग तो पहले ही मौका ढूंढ रहा था कि कैसे वो छोटे मालिक का एहसान चुकाए, और यहाँ तो काम खुद चलकर उसके सामने आ गया था। अच्छा, तो तू है वो जो मेरे मालिक का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है? आज तो मैं तुझे इतना कूटूंगा कि तू अपनी टट्टी खुद साफ नहीं कर पाएगा।